Okay, let's start the class. चैप्टर 13 करना है सबने। चैप्टर 13 करना है आज हमने। दैट इज मैनेजिंग इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री में लोग आपस में कैसे रिलेशनशिप बना के रखते हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ठीक है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के साथ। ठीक है, और यूनियन ट्रेड का एम्प्लॉयर के साथ। ठीक है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ। ठीक है, जो भी सारे रिलेशनशिप हैं एक इंडस्ट्री में, वो कैसे मेंटेन और कैसे मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गया इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द वर्कर। ठीक है, मेन क्या है, वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ठीक है। ठीक है, दोनों का एक एक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, होता है, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉयज का भी। ठीक है। ठीक है, एक प्रॉपर रिलेशनशिप जो दोनों में मेंटेन किया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और फॉर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। फीचर क्या है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का जो इंटरेक्शन होता है आपस में। ठीक है, अगर उनका बीच में रिलेशनशिप नहीं होगा तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए भी जरूरी है रूल्स। रूल्स जो बनाए जाते हैं, दोनों को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, मल्टी डिमेंशनल। ठीक है, हर टास्क को करने के लिए, हर नेचर को समझने के लिए, हर इकोनॉमी, नई टेक्निक सबको समझने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए। डायनेमिक एंड चेंजेस, जो भी एम्प्लॉय डायनेमिक या कुछ चेंज लेके आता है अपनी कंपनी में, अपने काम में। ठीक है, वो भी क्या हो, एम्प्लॉय जो है वो समझने वाले हो, तभी वो काम कर सकते हैं। देन स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अकोमोडेशन। ठीक है, स्पिरिट होनी चाहिए कि चलो हमारे एम्प्लॉय ने बोला, हमारे एम्प्लॉयर ने बोला है तो चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलो ये चीज छोड़ देते हैं। ठीक है, कई चीजें छोड़ने वाली भी होती हैं एज ए एम्प्लॉय, और कई चीजें नहीं छोड़ने वाली होती है। ठीक है, एम्प्लॉयर भी कई चीजें आपकी निग्लेक्ट करता है, छोड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करने के लिए, ठीक है, जो उन्होंने लॉ बनाया हुआ है उसके लिए अवेयर रहते हुए हमें एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ेगी। देन वाइड कवरेज। वाइड कवरेज क्या है, इनफ टू कवर अ वेस्ट टेरिटरी कंप्राइजिंग ऑफ ग्रीवेंस। ठीक है, एक वाइड रेंज क्रिएट हो जाता है अगर इंडस्ट्री में रिलेशनशिप हो तो। ठीक है, कि कोई ग्रीवेंस हो, कोई डिस्टरबेंस हो, कोई डिसिप्लिन ना हो, कोई एथिक, कोई स्टैंडर्ड, कुछ समझाना हो, कुछ बताना हो, तो इजी हो जाता है वो क्लियर कर पाना। ठीक है, इंटरेक्शन अच्छे से हो पाती है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऑब्जेक्टिव्स आ गए, क्यों किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे। ठीक है, गुडविल बनाना अपनी कंपनी की। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मोरल, जो एम्प्लॉय की मोरल है वो बूस्ट करना। ठीक है, मोटिवेट रखना एम्प्लॉय को। लार्जली डिपेंड ऑन, जो भी इंडस्ट्री है वो किस पे, इंडस्ट्री रिलेशन पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, सारा काम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का है, अगर उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो आगे काम नहीं चल सकता। नहीं, इंपॉर्टेंस है, छोटे छोटे फैक्टर्स है, इतने कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाले नहीं। 9 फैक्टर्स आ गए। अब इंडस्ट्री रिलेशन में कौन से फैक्टर हैं जो आपके ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया एम्प्लॉयर मैनेजमेंट एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड एसोसिएशन। जो एम्प्लॉयर है, मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, इंडिविजुअल ग्रुप्स जो भी हैं, सबके पास क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है। ठीक है, और सबका मेन काम क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना। ठीक है, 3 कैटेगरी बनी होती है। सबसे पहले आते हैं कॉर्नर्स, जो सबसे ऊपर होते हैं। फिर टॉप एग्जीक्यूटिव लाइन, जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं। देन आते हैं हमारे एम्प्लॉय जो काम करते हैं खुद। ठीक है, देन लेबर एंड वर्कर एम्प्लॉय, फिर वर्कर एम्प्लॉयज। ठीक है, यूनियन हो गया। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एम्प्लॉयज जो हैं काम कर रहे हैं वो यूनियन बनाते हैं अपना। ठीक है, एक ग्रुप बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं, ताकि उनकी डिमांड जो है वो फुलफिल की जा सके। देन गवर्नमेंट स्टेट, जो जो मतलब इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। एक तो मैनेजमेंट वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एम्प्लॉयर होना चाहिए, एक एम्प्लॉय होना चाहिए। एक गवर्नमेंट जो रूल बनाएगी वो होनी चाहिए। ठीक है।
देन ग्रोथ इंडस्ट्री इंडिया में कैसे ग्रोथ आई है, पहले सबसे पहला फर्स्ट फेज था 1950 में, ठीक है, और जो 1960 तक गया इसको पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, ठीक है, गवर्नमेंट क्या थी, वो बहुत ही पेनल्टी लगाती थी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाता था, कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती थी, ठीक है। बहुत ही कम एडवांटेज था इंडिया के पास, ब्रिटिश की गवर्नमेंट बहुत सारी क्या लगाती थी, उनपे पेनल्टीज लगाती रहती थी, ठीक है। इसके ड्यूरिंग के 19 सेंचुरी के ड्यूरिंग क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का बिगिन हुआ इंडिया में, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप आई फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद, ठीक है। जो लेबर पॉलिसी है वो बनाई गई, कुछ सोशल इकोनॉमी कंडीशंस जो है, न्यू सोशल ऑर्डर्स पास किए गए, ठीक है, लेबर के लिए, वर्कर्स के लिए नए नए ऑर्डर्स बनाए गए, ठीक है, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंट की, इंडिपेंडेंट होते ही साथ के साथ 1950 यानी कि 1947 में इंडिपेंडेंट हुई थी ना हम, ठीक है। तो 1950 में जब हमारे रूल्स बने थे, 1950 में हमारा संविधान बना था, ठीक है, जिसपे हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। तो वो संविधान में सारे रूल्स बनाए गए 1950 में। देन सेकंड फेज आया 1960 से लेके 79 का, ये क्या था, आफ्टर वर्ल्ड फर्स्ट वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंडीशन में बेनिफिट्स की वजह से सुधार आया था, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको राइज करने के लिए ये पॉलिसीज आई, ये फेज आया, ठीक है। देन थर्ड फेज आया, थर्ड फेज में क्या था, स्टॉप एंड स्ट्राइक एंड लॉकआउट दैट इंटरप्टेड द प्रोडक्शन, ठीक है। फिर क्या हुआ थर्ड फेज में, ज्यादा ही एम्प्लॉय क्या करने लगे, स्ट्राइक लॉकआउट ये सब करने लगे, जिससे प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। तो मिनिमम वेज एक्ट, ऐसे एक्ट निकाले गए जिनसे जो वर्कर्स हैं उनको भी फायदा हो, और जो एम्प्लॉय हैं उनका भी काम ना रुके। देन फैक्टर इफेक्टिंग, कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने इफेक्ट किया, सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर लाइक स्टेट पॉलिसी, लेबर लॉ, ठीक है, वॉलंटरी कोड, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सारे, ठीक है, जो लेबर थे वो बार्गेनिंग करते थे, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर आ गए। देन इकोनॉमी फैक्टर, इकोनॉमी फैक्टर में क्या हो गया, उनका ग्रुप किस ग्रुप में है, किस लेवल पे है एम्प्लॉय, ठीक है, कितने स्किल्ड हैं, ठीक है। देन सोशल फैक्टर, उनकी कास्ट, उनकी फैमिली, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली, उनको पैसा ज्यादा चाहिए, ठीक है, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो, कैसा उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। देन टेक्नोलॉजी फैक्टर, वो कितनी टेक्नोलॉजी यूज कर पा रहे हैं, कितना वर्क वो जो है मेथड लगा के, टेक्नोलॉजी लगा के, रिसर्च एप्टीट्यूड में कितना आगे जा रहे हैं। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि वर्कर्स टू वर्ड द वर्क, वर्क के साथ उनका क्या है, वो मोटिवेट है वर्क करने से, डिससेटिस्फाइड है वर्क से, बोर हो रहे हैं वर्क से, क्या साइकोलॉजी है उनकी, ठीक है। देन पॉलिटिकल फैक्टर यानी कि बड़ो जो पॉलिटिकल है उनका दबाव, यानी कि कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर है या उन्होंने कोई लॉ बना दिया है, तो उनका जो दबाव, गवर्नमेंट का जो दबाव है वो। देन एंटरप्राइज रिलेटेड फैक्टर, एंटरप्राइज जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ का मैनेजर, वहाँ का वैल्यू सिस्टम, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का इन्वायरमेंट, वो सब हो गया। ग्लोबल फैक्टर जो ग्लोबली सबको इफेक्ट करे, लाइक वर्ल्ड वॉर हो गई, फ्लड आ गया, ठीक है, ऐसी चीजें, ठीक है, लाइक कहीं और लेबर्स ने स्ट्राइक की हुई है, ऐसे सब। अप्रोचेस, सबसे पहले आ गया सिस्टम अप्रोच, अप्रोच क्या है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन की स्टडी में अप्रोचेस क्या क्या है, फर्स्ट अप्रोच आ गया सिस्टम अप्रोच, ठीक है, जॉन डनलॉप ने ये डेवलप किया था सिस्टम अप्रोच। इसमें क्या है, स्टडी इजी हो जाती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन और फोकस करना कि कौन कौन से मेन फैक्टर है वो थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर जो है स्टडी के सिस्टम वाइज, every human being belong to continue but independent social system culture which is responsible for framing his her action behave and rule, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम होगा, उनका चाहे लॉ कुछ, उनका चाहे सोशल कल्चर कुछ भी हो, कंपनी का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाना चाहिए, ठीक है। वेरियस फैक्टर्स आगे इसमें कि एक्टर्स कौन के हैं, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, कॉन्टेक्स्ट, किस काम में, किस टास्क में उनको वर्क करना, आइडियोलॉजी उनका की क्या मानसिकता है इस काम को करने के पीछे, वो क्यों कर रहे हैं, ये क्या आइडिया है उनका इसके पीछे, ठीक है। सेकंड आ गई यूनिटरी, यूनिटरी अप्रोच, यूनिटरी अप्रोच क्या है, एवरीवन बेनिफिट्स
when the focus is on common interest and promote of हार्मोनी, ठीक है। सब लोग एक यूनिटी यानी कि एक यूनिटी के साथ चले, एक बेसिक ऑब्जेक्टिव या एक गोल को लेके चले कि उस गोल को हमें फुलफिल करना है, ठीक है। जब वो ऐसा करके चलेंगे तो स्ट्राइक वगैरह सब भी कम हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। देन थर्ड आ गई प्लूरलिस्टिक अप्रोच। इसमें क्या है, ऑक्सफोर्ड अप्रोच भी कहते हैं इसको, ठीक है। 1970 में आई थी। मैनेजमेंट एंड द ट्रेड यूनियन आर द डिफरेंट एंड सब ग्रुप विच unanimously form an organization. Plural approach is an organization is a coating of interesting group headed by the top management which serves the long-term needs of the organization as a whole by paying due concern to all the interested group, effective employees, shareholders, वर्कर्स एंड सोसाइटी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच, यानी कि प्लूरल होके चलो, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, सबको सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम किया जाना चाहिए। मार्क्सिस्ट अप्रोच, पढ़ो जरा क्या है मार्क्सिस्ट अप्रोच। हाँ जी, फटाफट रीड करो। इसमें क्या है, सोशल परसेप्शन, यानी कि जो वो सोचता है उसकी क्या परसेप्शन है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके गोल को लेके, ठीक है। एम्प्लॉयर को लेके कि कैसा एम्प्लॉयर है मेरा, जो भी उसकी परसेप्शन है उस हिसाब से वो क्या है रिलेशन बनाएगा, वो अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग चले। देन साइकोलॉजिकल अप्रोच, सोशोलॉजिकल अप्रोच क्या है, जो भी डिफॉल्ट है या डायनेमिक है, स्ट्रेस है, नॉर्म्स है, ठीक है, जो भी बनाए गए हैं, ठीक है, जो भी स्टेटस मेंटेन किया जा रहा है वर्कर का उसके अकॉर्डिंग। देन गांधीयन अप्रोच क्या कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ नेशन थे, उन्होंने दी थी ये अप्रोच। उनके अकॉर्डिंग क्या है, गांधी इज नॉट अगेंस्ट स्ट्राइक, इंस्टेड ही गिव द फॉलोइंग। वो क्या कह रहे हैं, स्ट्राइक करना कर सकते हो आप, ठीक है, अगर आपको आपके मतलब की चीज नहीं मिल रही है तो आप स्ट्राइक करो, लेकिन आपकी स्ट्राइक से किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, आपकी स्ट्राइक नॉन वायलेंट होनी चाहिए। जितने फैक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग ही अप्रोच है। साइकोलॉजिकल, उनका माइंड, ठीक है, वो किस तरह से सोचते हैं, उनको क्या चाहिए, ठीक है, कैसे मोटिवेट होते हैं, वो सब आ गया। देन ह्यूमन रिलेशन क्या है कि एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर के साथ एज अ ह्यूमन रिलेशन बिल्ड करनी चाहिए, ठीक है, कि वो जब टुगेदर इकट्ठे होंगे तभी एक गोल अचीव किया जा सकता है। उनको भी पता है कि ऐसे एक एक करके कोई भी गोल अचीव नहीं किया जा सकता। नाउ ग्रीवेंस आ गया। ग्रीवेंस क्या होता है, हाँ जी पढ़ो फटाफट ग्रीवेंस और मुझे चैट बॉक्स में बताओ व्हाट इज ग्रीवेंस, होता क्या है ग्रीवेंस। हाँ जी, ग्रीवेंस रीड करो फटाफट और मुझे बताओ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीवेंस।
कंप्लेन्स टुवर्ड अ फर्म और डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही। ग्रीवेंस क्या होता है? डिससेटिस्फाइड होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, ठीक है, अपने काम से खुश ना होना, अनहैप्पी होना। ठीक है, जब उनकी मोरल डाउन हो जाए, जब उनको लगता है कि मैं काम इतना करता हूँ, पैसे मुझे इतने से ही मिलते हैं, तो मोरल डाउन हो जाती है ना। तो उसको ग्रीवेंस, तो उसका कंपनी के लिए ग्रीवेंस आता है कि मैं यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसको ग्रीवेंस बोलते हैं। देन फीचर्स पढ़ लो फटाफट, क्या है फीचर्स, पढ़ के फिर हम आगे फॉर्म्स पे जाते हैं। फीचर रीड कर लो एक बार, इजी है। रीड कर लोगे तो यस बोल देना ग्रुप में, फिर मैं आगे पढ़ा दूंगी। हाँ जी, फीचर्स पढ़ लिए, आगे चलें। पढ़ लो आराम से पढ़ लो। जो पॉइंट नहीं समझ आ रहा है पूछ लो, 3 पॉइंट है। ठीक है, फीचर क्लियर है। देन आ गए फॉर्म्स। फॉर्म्स ऑफ ग्रीवेंस, 3 तरह के फॉर्म्स है। फर्स्ट आ गया फैक्चुअल। ठीक है, ग्रीवेंस अराइज, फैक्चुअल में क्या है, ग्रीवेंस अराइज होती है अनफुलफिलमेंट के कारण। ठीक है, यानी कि उनको वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फैक्चुअल ग्रीवेंस। देन इमेजनरी, इमेजनरी यानी कि वो इमेज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही परसेप्शंस बनाई जा रहे हैं। ठीक है, रॉन्ग एटीट्यूड रखी जा रहे हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ली जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो इमेजिन में जा रहे हैं कि मुझे एम्प्लॉय निकाल देगा। ठीक है, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो क्या इमेजिनरी कर रहे हैं। ठीक है, तो भी ग्रीवेंस आ रहे हैं, तो भी वो डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं। ठीक है, देन डिसगस्ट, डिसगस्ट में क्या है, ठीक है, एम्प्लॉय हैज dissatisfied for a reason that are unknown to himself। जो रीजन उसको पता ही नहीं है, वो उसके लिए अनसेटिस्फाइड। ठीक है, न्यू अलमारी, न्यू टेबल आ रहा है, नई नए उसके लिए, नए रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, तो बाकी सब इम्प्लॉयज क्या करेंगे, देखेंगे कि नया नया सामान आ रहा है, नया एम्प्लॉय, नया रिक्रूटमेंट हुई है, तो हमें तो पुराना दे दिया। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि उसके लिए जगह ही नहीं है। ठीक है, हमें काम के लिए बंदा चाहिए, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है उसके लिए, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए नया सामान मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जिसके बारे में पता ही नहीं है, उसके लिए भी आपने डिससेटिस्फाइड हो ही जाना। नया एम्प्लॉय आपको पता भी नहीं है कैसा है, कौन है। ठीक है, चाहे आपका खुद का दोस्त ही क्यों ना आ रहा हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है, तो उसके लिए भी आप क्या हो रहे हो, ग्रीवेंस कर रहे हो, अनसेटिस्फाइड हो रहे हो। नाउ कॉजेज क्या है, इकोनॉमी, इकोनॉमी की वजह से, वेज, बोनस, इन सब की वजह से। ठीक है, जो है ग्रीवेंस आते हैं, डिससेटिस्फेक्शन आती है। इन्वायरमेंट की वजह से, इम्प्लॉय वहां पे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको डिससेटिस्फेक्शन आएगी। वर्क ग्रुप, जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हो वो ग्रुप नहीं अच्छा। ठीक है, आपको उनके साथ काम करने में मजा नहीं आ रहा, वो ग्रुप अच्छा नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो भी आप डिससेटिस्फाइड हो गए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कोई रूल्स जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, फाइन लगा देना आप पे, लीव ना देना। ठीक है, कुछ मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी ना होना, या कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा अच्छी होना। ठीक है, तो भी आपको डिससेटिस्फाइड कर सकते हैं। ग्रीवेंस आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स आ गए कि कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो इंटरव्यू लो। ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट करो एम्प्लॉयज के साथ, उनके साथ बातचीत करो, पता करो क्या आप। ठीक है, या ओपिनियन सर्वे, ओपिनियन लो उनका। ठीक है, एक मीटिंग करके उनको ऐसा फील कराओ कि आप कंपनी का मेंबर हो, आप अपनी बात रखो। ठीक है, तो वो बताएंगे कि सर यहाँ पे मेडिकल नहीं अच्छा मिल रहा, या जो भी है। ग्राइप बॉक्स, ग्राइप बॉक्स क्या है, एक कंप्लेंट बॉक्स होता है ना,
उसको ही बोलते हैं कि कंप्लेंट बॉक्स लगा देना, जिसको दिक्कत है वो उसमें डाल दे कंप्लेंट, और हम पढ़ के उस कंप्लेंट को दूर कर देंगे, किसी का नाम नहीं लेना पड़ेगा, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। देन ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्व करके, जब सुपरवाइजर अपने एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करता है कि वो कैसा काम कर रहा है, कैसा काम नहीं कर रहा, उसको पता चल जाता है कि ये सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड। देन एक रिड्रेसल मशीनरी है, यानी कि ये कैसे काम करती है, ठीक है। रिड्रेसल मशीनरी यानी कि इस ग्रीवेंस को, इस डिससेटिस्फेक्शन को खत्म करने का काम रिड्रेसल मशीनरी का होता है, ठीक है। तो वो कैसे रिड्रेसल मशीनरी जो है वर्क करती है कि प्रॉब्लम ना आए। तो फर्स्ट स्टेप्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप यानी कि स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, वर्बल एक्सप्लेनेशन इज ग्रीवेंस, यानी कि एक सुपरवाइजर जो है एम्प्लॉय से वर्बली सुनता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, डिस्कस करता है उससे कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों डिससेटिस्फाइड हो, ठीक है। सेकेंड स्टेप में, बिगिन विद द ग्रीवेंस इज नॉट सेटल्ड बाय द सुपीरियर, ठीक है। अगर सुपीरियर के द्वारा ये सेटलमेंट नहीं की गई, मतलब अगर सुपीरियर ने सुन तो ली सारी बात उसकी, लेकिन सुपीरियर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो ये किसके पास जाएगी, ये हाई लेवल के मैनेजर के पास जाएगी, ठीक है। फिर ये वो इसको टाइम और प्लेस देके कुछ एक्शन कंडक्ट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर फिर भी सॉल्व नहीं होती है ना, क्या ना सुपरवाइजर से सॉल्व हुई, ना ही हाई लेवल के मैनेजर से, तो ये ग्रीवेंस कमेटी के पास जाती है, यानी कि एक पूरा कमेटी बना होता है जो इसी काम के लिए है, जो ग्रीवेंस ही सॉल्व करता है सारे, ठीक है। तो वो दोनों इम्प्लॉयज को, जिनके बीच में ग्रीवेंस है, या इम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, उन दोनों की पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, यानी कि उनका रिकॉर्ड करेगा, जो भी वो कहना चाह रहे हैं, जो भी उनका पॉइंट्स है, ठीक है। देन फिफ्थ स्टेप में क्या है, फिर वो डिसीजन और सजेशन करेगा। ग्रीवेंस कमेटी है, लास्ट है, अब इसके पास, इससे ऊपर किसी के पास नहीं जाएगा। तो ग्रीवेंस कमेटी सजेस्ट करेगी एम्प्लॉय को भी, और दोनों पार्टी को सजेस्ट करेगी कि आप ऐसा करके देख लो एक बार, ठीक है, 1 महीना आप ऐसा करके देखो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप ठीक हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे स्टेप लिया जाएगा, ठीक है। फिर फाइनल स्टेप आता है कि इम्प्लॉय और मैनेजमेंट दोनों क्या है, ग्रीवेंस को एक्सेप्ट करती हैं कि ठीक है, ये ग्रीवेंस है, ये डिससेटिस्फैक्शन है, इसको दोनों ही तरफ से, दोनों ही पार्टी की तरफ से क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। ठीक है, अग्रीव्ड एम्प्लॉय जो ग्रीवेंस में है, वो रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगा, फिर वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको 48 घंटे मिलेंगे काम करने के लिए, नहीं कर पाया तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको 3 दिन मिलेंगे, नहीं कर पाया ग्रीवेंस कमेटी के बाद उसको 7 दिन मिलेंगे, फिर वो आगे एग्जीक्यूटिव के पास चली जाएगी, फिर 7 दिन मिलेगी। देन वॉलंटरी एट्रीब्यूट, यानी कि मतलब कि पूरी कंपनी के लोगों से सॉल्व नहीं हुआ तो बाहर से बंदा बुलाएंगे। वॉलंटरी एट्री एब्रिटी आर्बिट्रेशन, ये क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर से पूरी एम्प्लॉय के द्वारा या कंपनी के द्वारा नहीं सॉल्व किया, तो ये मैटर लॉ में चला जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा, फिर वो उनको एक क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी देते हैं दोनों को कि इसके, इससे आपने अपना केस सॉल्व करवाना। इज इट क्लियर, दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल? हाँ जी, चैप्टर क्लियर है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो चैप्टर हमारा क्लियर हो चुका है ये वाला। लास्ट चैप्टर बचा है, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 14, ठीक है।